स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर चल रही नींव भराई का कार्य अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद मंदिर के बीच निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। मंदिर निर्माण कंपनी L&T ने बेस निर्माण को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मिर्जापुर के चुनार पर्वतीय क्षेत्र से पहले चरण में बलुआ पत्थर को लाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी पहली खेप आज अयोध्या पहुंची है, जहां अयोध्या के संतों के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। धीरे धीरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से यह कार्य जो है गति पा रहा है। इसी निमित्त जो है विंध्याचल से या कहा जाए कि चुनार की पहाड़ियों से यह पत्थर यहाँ पहुँचा, मिर्ज़ापुर से यह पत्थर आज यहाँ पहुँचा। इसका हम लोगों ने स्वागत किया क्योंकि अयोध्या की धरती पर आया है। रामलला के मंदिर में लगना है ये पत्थर। वैसे तो संपूर्ण मंदिर में लगना है पिंक सैंडस्टोन, जो भरतपुर बंसी पहाड़ से आएगा ये वह पत्थर, लेकिन इसका भी उपयोग किसी न किसी स्थान पर होना है मंदिर निर्माण में। तो इस पत्थर को जो है लाने वाले जो लोग थे उनका भी अभिनंदन हम लोगों ने किया, और इन पत्थर का जो है यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करना हम सबका दायित्व भी है, क्योंकि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना यह सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। जो प्रतीक्षा थी 500 वर्षों की, वह पूर्ण होने वाली है। अयोध्या धर्म की नगरी है, मोक्षदायिनी है और रामलला की नगरी है। तो इसमें जो है कोई भी वस्तु अगर धार्मिक रूप से आती है या पूजन उसका हम लोग करते ही है। आज यहाँ पर धार्मिक विधि विधान से हमारे पूज्य संतों ने चंदन गोरी और माल्यार्पण करके इन पत्थरों का स्वागत किया है। कितना पत्थर दिया है? यह पत्थर लगभग 250 घन फीट बताया जा रहा है। जो वाहन चालक लेकर आया उसने बताया कि 250 घन फीट है, और यह 5 जुलाई को रवाना किया गया वहाँ से, मिर्ज़ापुर से। आज यहाँ पर वह पहुँचा है। यह पत्थर जो है विंध्यवासिनी पर्वत से आए हैं, और यह पत्थर मिर्ज़ापुर के खदान से लाया गया है। बलुआ पत्थर है ये, और इसका उपयोग जो है मंदिर निर्माण के भाग में किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इन पत्थरों के आने से लोग उत्साहित हैं। अयोध्या के लोग जो है उत्साहित हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है, नज़दीक आती जा रही घड़ी, उसी प्रकार से लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। तो इन पत्थरों का उपयोग जो है यहाँ पर होगा, और जो ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है इसका निर्माण करा रहा है, और वह पूर्ण रूप से तत्पर है कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाए, ताकि भगवान रामलला जो है गर्भगृह में विराजमान हो, और जो एक स्वप्न था कारसेवकों का, जो स्वप्न था राम भक्तों का, वह पूर्ण साकार रूप ले सके। बहुत अच्छा पत्थर है। बलुआ मिर्ज़ापुर चुनार से पत्थर आया है। कितना भाग्यशाली मानते हैं आपको कि आप बहुत अच्छा है। कब निकले थे आप? कल शाम को निकले, कल शाम को। और कितने बोल्डर हैं? 30 बोल्डर है। इनको कल शाम को लेकर निकले थे? हाँ, शाम को निकले थे, अभी आ गए। अब दोबारा दूसरी लाट कब तक आएगी? 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा। 19,000 पत्थर आना बाकी है अभी। राम जन्मभूमि के लिए लाए हैं, बलुआ मिर्ज़ापुर से लाए हैं, इसके लिए यहाँ लगेगा कि राम जन्मभूमि के लिए लाए हैं। कब लेके चले? कल लेके चले। ये कैसे पत्थर है? अच्छी पत्थर है, स्टोन। कितने पत्थर होंगे तकरीबन ये? 30 पत्थर है। कितना दिन का समय आपको लाने में लगेगा? 1 दिन लगा। क्या कहना चाहते हो? ये मंदिर निर्माण का पत्थर है, तो आपको ड्राइवर को क्या कहना चाहते हो? अच्छी बात है, बढ़िया पत्थर है। खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। आगे इस कार्य के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या आप लोग बराबर पूरा सहयोग रहेगा? हाँ, सहयोग रहेगा सर जी। पूरा मामला लोरमी परियोजना क्रमांक 2 का है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर से क्षेत्र क्रमांक 10 के जनपद पंचायत लोरमी के महिला बाल विकास सभापति कुलेश्वर साहू के द्वारा अवैध वसूली और पैसे की मांग करने और मानसिक रूप से परेशान करने संबंधी शिकायत लोरमी थाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के द्वारा की गई। नहीं है कि वितरण नहीं किया, ऐसा नहीं है।
आप लोग जी, किसके- वो कुलेश्वर साहू सभापति हमारे महिला बाल विकास विभाग के, उनके लिए हम लोग शिकायत करने के लिए आए हैं सर। क्या ये सामने आई है अभी 3 या 4 तारीख को, अभी जून में पिछले जून 4 या 7 डेट मेरे को याद नहीं है सर। उस दिन वो सभापति आया था हमारे ऑफिस में महिला बाल विकास लोरमी 2 में। तो आने के बाद वो 2-4 केंद्रों का शिकायत लेके आया था और उसको दिखा रहा था आपके यहाँ वितरण नहीं हुआ है, मैं पंचनामा बना के लाया हूँ करके। तो हम लोग बोले कि नहीं भैया हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं? तो नहीं मैं लाया हूँ। हम उनके सामने तत्काल लड़कियों से फ़ोन करके पूछा तो वितरण किए हैं, उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में सब है, उसमें दस्तखत भी है। हितग्राही की वितरण करते हैं तो उसमें दस्तखत लेते हैं, तो दस्तखत भी उसमें है। तो नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वितरण नहीं हुआ है। मैं तो वहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ऐसे करके वो बोला। तो बोले कि नहीं वितरण हुआ है। वितरण तो करता समूह के द्वारा, मतलब सामान दिया जाता है, हर क्षेत्र में एक समूह है, उनके द्वारा सामान दिया जाता है और प्राप्ति कार्यकर्ताएं करती हैं। और प्राप्ति करने के बाद जो हितग्राही है उनको केंद्र में बांटा जाता है ऐसा करके। तो वो उनका उस समय भी यही कहना था कि वितरण आपके क्षेत्र में, मतलब आपके पूरे परियोजना में नहीं हुआ है जी। तो हम लोग बोले नहीं हो रहा है। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं हुआ है, ये आपके पूरे 2 महीने वितरण नहीं हुआ, तो इसमें क्या बीच का क्या रास्ता आप लोग निकालोगे, वितरण आप लोग नहीं करवाए हो तो डिमांड की तो वही है। और ये भी बोले कि 30-35 हज़ार में दौरा करके सब जगह जा रहा हूँ, 30-35 हज़ार रुपया मैंने खर्च किया है, तो इस बीच का रास्ता क्या है, उसके बीच का क्या आप लोग हल निकालोगे? अभी मुख्य मांग क्या है? ये है सर, ये शिकायत निराधार है और उसके जांच हुआ जाए और उस सभापति को पद से हटाया जाए। महिला बाल विकास में महिलाएं काम कर रही हैं और महिला किसी भी सभापति तो बनेंगे ही, तो महिला कोई सभापति बनाया जाए। और किसी भी केंद्र में जा रहा है अपने साथ 5-7 जेंट्स व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, कोई महिलाएं उनके साथ नहीं रहती। पैसे की भी मांग की गई है सर। उसके पहले त्योहारी खर्च हमको दो करके हमारे ऑफिस में भी गया था वो, तो हम लोग बोले हम कहाँ से देंगे पैसा ऐसा करके। तो नहीं, हम लोग को त्योहारी खर्च पैसा चाहिए करके, तो ये सुपरवाइजर भी हैं, 2-2 हज़ार कलेक्शन करके उनको दिया गया था सर। तो हम बोले आप ये एक बार आदत बना लेंगे तो बार बार यही मांग करेंगे। तो बोले कि नहीं हम लोग नहीं, त्योहार है इसलिए आप लोग से कह रहे हैं। कितना पैसा दिया गया था और कब दिया गया? नहीं, ये त्योहार के, होली त्योहार के 2-3 दिन पहले। कितना पैसा दिया? 14,000 रुपया सर। फिर मांगा जा रहा था जी, अभी उनकी मांग वही है सर। अभी जो बोल रहा है उसके हिसाब से आपने वितरण नहीं कराया है, तो इसके बीच के समस्या का हल क्या है? हम किसी को ज़्यादा आप लोग ये करोगे ना तो आप लोग यहाँ से हटा देंगे, और क्या बोलते हैं कार्यकर्ता लोग भी गलत कर रहे हैं ऐसे करके बोल धमकी दे रहा था। क्या चार्ज कार्रवाई हुई? उनके लिए कार्रवाई करें सर। हम लोग काम कर रहे हैं, घूम के सब लड़कियां भी लॉकडाउन के दौरान भी लोग काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और वो सभापति के पद से उनको हटा के किसी दूसरे के बनाया जाए। क्या नाम है आपको? मैं श्रीमती सुरुचि जैन, मेरा सेक्टर गोरखा में है, अतिक प्रभार में मैं रामपुर देखती हूँ। महिला कार्यकर्ताओं द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र शिकायत दिए हैं कि जनपद पंचायत लोरमी सभापति श्री कुलेश्वर साहू के द्वारा महिला अधिकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने बाबत इसके वरिष्ठ उच्च अधिकारियों से जांच कराएंगे। आप लोगों को थाना में सूचनार्थ दिया जा रहा है, ऐसा करके दिए हैं। विचार करें, इसमें कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को नेमावर देवास जिले में एक माह पूर्व आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर सबूतों को मिटाने का जो कृत्य किया गया, और शिवपुरी जिले में आदिवासी परिवार पर पानी भरते समय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रिश्तेदार ने एक महिला व पुरुष को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन दोनों जिलों में हुई घटना के विरोध में आज आदिवासी एकता परिषद संगठन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम माननीय जिलाधीश महोदय कोठी पैलेस उज्जैन में एक ज्ञापन संगठन के माध्यम से दिया गया, जिसमें संगठन के द्वारा ये मांग की गई कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए और परिवार को उचित मुआवजा 5 करोड़ रुपए व बचे हुए सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन देते समय उपस्थित बामसेफ के हाफ विंग संगठन के पदाधिकारी की जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहसील उपाध्यक्ष पूनम चंद बौद्ध, बामसेफ के मीडिया प्रभारी रघुनाथ बौद्ध, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के तहसील सदस्य जितेंद्र बौद्ध, सत्यनारायण बौद्ध, बाबूलाल सोलंकी, राजेश परमार, रणसिंह परमार, मुकेश सोलंकी, श्यामलाल वर्मा, दिनेश मालविया, नारायण मालविया आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के जिला संयोजक अशोक चौहान द्वारा किया गया।
उज्जैन से जिला ब्यूरो राजेश इंद्र की रिपोर्ट। लखीसराय जिले के बडहिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों के ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों ने काला सप्ताह के रूप में बडहिया बाजार में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं समाज सेवी सहमानव अधिकार प्रोटेक्शन के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के समय जिन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव बंद हुआ है वहां पुनः करीब सभी ट्रेनों का ठहराव हो चुका है, लेकिन बडहिया रेलवे स्टेशन के साथ सरकार के सौतेले व्यवहार और गलत नीति के कारण सभी ट्रेनों का ठहराव बाधित किया गया। इसका विरोध करते हुए आज स्थानीय लोगों और कई समाजसेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोहिया चौक पर काला सप्ताह के रूप में आज 7 जुलाई 2021 से 13 जुलाई 2021 तक मनाया जाएगा, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के द्वारा बडहिया बाजार में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। काला सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि कोरोना काल में जो भी बंद हुआ था ट्रेन जहाँ वहाँ हर जगह चालू हो गया है और केवल बडहिया में चालू नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ये सौतेला व्यवहार बडहिया के साथ क्यों हो रहा है? जबकि यहाँ पराक्रम की धरती है, शक्तिपीठ माता की धरती है, यहाँ से पूरा रोजगार होता है। सभी लोग ट्रेन बंद हो जाने की वजह से सभी बेरोजगारी से मर रहे हैं, यहाँ का व्यवसाय ठप हो रहा है। उसके बाद भी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से हैं, फिर भी ऐसा इसके साथ क्यों गुंडागर्दी किया जा रहा है? उसके लिए हम लोग काला सप्ताह मना रहे हैं और अगर इससे नहीं मानेगी तो आगे भी इससे बड़ा कदम उठाया जाएगा। भागलपुर वासियों के लिए आने वाले समय में एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल भागलपुर वासियों की चिर प्रतीक्षित मांग यानी सिटी बस सर्विस की शुरुआत भागलपुर में जल्द ही होने वाली है। यह बात बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार शांडिले ने बताया। नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधक ने पदभार ग्रहण करते ही यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यालय से अनुमोदन लिए जाने की बात भी कही। पवन कुमार शांडिल ने स्मार्ट सिटी भागलपुर में सिटी बस सर्विस चालू करने की बात करते हुए इसको सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबी नाथ और कहल गांव के बटेश्वर स्थान तक चलाए जाने की बात कही। साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि विश्वविद्यालय रेलवे स्टेशन सहित पूरे शहरी क्षेत्र में 5 से 6 बस सिटी सर्विस के रूप में काम करेगी। उन्होंने बताया कि सिटी सर्विस के दौरान सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले बच्चों में स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग और गणमान्य लोगों को मुफ्त यात्रा पास भी दिया जाता है। नवनियुक्त प्रबंधक ने जिला प्रशासन से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अतिक्रमण जमीनों को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से करते हुए सिटी बस सर्विस चलाए जाने के दौरान जाम के कारण होने वाली परेशानियों को भी दूर करने की बात कही। वहीं नवनियुक्त बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक की इस पहल से भागलपुर वासियों को आने वाले समय में एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना देखी जा रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं आज योगदान दिया हूँ क्षेत्रीय प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल में। मेरा नाम पवन कुमार शांडिल है और योगदान जैसे आज मैं किया हूँ तो कुछ सारी चीज़ें हैं जो यात्रियों को सुविधा को देखते हुए हम 5-6 चीज़ों पे बहुत ही सख्त रूप से कार्य करना चाहेंगे और इसके लिए हम अपने मुख्यालय से भी अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला चीज़ है कि भागलपुर इतनी बड़ी सिटी है, स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी में यात्रियों को सुविधा को देखते हुए सिटी सर्विस की सुविधा देने की प्लान मैं कर रहा हूँ, जिसमें विभिन्न मार्गों जैसे अभी भागलपुर से नज़दीक है आपका सुल्तानगंज अजगैबी नाथ का मंदिर है, वो सिटी सर्विस में लेंगे। NTPC कहलगांव है उसको सिटी सेंटर सर्विस के तहत चलाएंगे। प्लस लोकल जो जैसे यूनिवर्सिटी से छात्राएँ हैं स्टेशन से, इस तरह से हम 5-6 बसों को अभी फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि सिटी बस सर्विस में चलाएं और इसमें हम विकलांग को, स्वतंत्रता सेनानी को फ्री पास देते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
पास की सुविधा प्रबुद्ध लोगों को भी सुविधा दिया जाए। इसके लिए हम मुख्यालय से अपने स्तर से अनुमोदन भी लेना चाहेंगे। सिटी बस सर्विस चलाने में एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है यहाँ पे जाम की समस्या है। क्योंकि हमारी जो बसें चलती है उसका टाइम टेबल फिक्स रहता है और जाम के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम पर बस नहीं चल पाएगी। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हम लोग 50% ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठाते, तो ऐसे हालात में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि डीजल का खर्च भी नहीं निकल पाता है, तो उस सब जिला प्रशासन का भी सहयोग हम उसमें लेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है कि हमारे प्रमंडल में ज़मीन, सरकार की ज़मीन, निगम की ज़मीन बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे अतिक्रमण की शिकायत मिल रही है। तो वैसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन से सर्किल ऑफिसर से अमीन से नापी करा के उन अतिक्रमण जो है उसको हटाने का प्रयास हमारा काफ़ी ज़ोर शोर से रहेगा। चौथा हमारा प्रयास है कि जितने भी बसें हमारी चल रही है तो एक अच्छा सेवा देने के लिए, और हम लोग का चूँकि डीजल का दाम बढ़ गया है, हमारा भाड़ा अभी सरकारी बस के भाड़ा प्राइवेट बस से भाड़ा कम लेते हैं, तो उस पर भी एक सोचने की बात है कि उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। इस संबंध में भी हम अपने मुख्यालय से अनुमोदन लेना चाहेंगे। तो ये 3-4-5 चीज़ें हैं जिस पे इसको सुचारू रूप से चलाने का हम प्रयास करेंगे। जी, एक बात आपने जो मीडिया के बारे में जो बोले, क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, हम प्रयास करेंगे कि संचालन में मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। आप लोग के माध्यम से हम लोगों को से बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं देते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। तो हमारी कोशिश होगी कि मीडिया कर्मी को भी पास रियायत दरों पे दिया जाए। रियायत दरों पे देने के लिए हम लोगों को मुख्यालय से अनुमोदन लेना आता है। इसके लिए हम इमीडिएट इसका अनुमोदन लेने का प्रयास करेंगे ताकि मीडिया कर्मी को भी सरकारी बस सेवा में रियायत दरों पे यात्रा करने का सुनहरा मौका मिले। और भी प्रबुद्ध लोग जैसे वकील हो गए, इन लोगों के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि रियायत दरों पे पास इनको दिया जाए। राजद नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक गया शहर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को झूठी पार्टी कहते थे, लेकिन झूठी पार्टी तो वे खुद हैं। नीतीश कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु भाजपा से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करके खुद नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए। उन्होंने कहा कि यूपी हो या और कहीं, अब भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। जो हाल बंगाल में हुआ वह सभी जगह होने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का अब कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। कहते थे कि चाय बेचने आए हैं, मोदी जी ने चाय बेचते बेचते देश को ही बेच दिया। इनके सरकार में सिर्फ अफसरशाही हो गया है, आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी घोषणा की, लेकिन उस एमएसपी का किसानों को दाम नहीं मिला, जिस कारण आज किसानों की हालत बेहाल है। स्कूलों की भी स्थिति बेहाल हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमारी पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है। फिलहाल कार्यक्रम की तिथि तय नहीं हुई है। हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि आंदोलन के बिना सरकार सुनने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार ने मीडिया कर्मियों की चाही छीन ली है, सच्चाई सामने नहीं आ पाती है, ये चिंतनीय है। इस मौके पर राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ निजाम भाई, भंटा पासवान, महासचिव अरुण यादव, सचिव चांदोद यादव, युवा नेता अविनाश यादव, जिला सचिव इस्लाम खान, महानगर सचिव दीपक यादव व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये तो नीतीश कुमार ही करते थे कि बड़का झूठा पार्टी, मैं नहीं कर रहा, उन्हीं के लाई जो है कह रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी। ये मेरा कहना नहीं है, उनका कहना। और असेंबली के अंदर वो प्रोसीडिंग में बजाबता लिखा हुआ है, वो प्रोसीडिंग की बातें हटाई नहीं जा सकती। जो बड़का झूठा पार्टी वो खुद कहे, वो कहते थे कि
मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल गए समझौता कर लेंगे। तो यूपी हो या कहीं हो, अब बीजेपी को कोई, हाँ अब आप कहेंगे, एक सवाल आप उठाएंगे, कौन नेता होगा? नेता होगा विचार, नेता होगा हमारी दृष्टि, नेता होगा हमारा संकल्प, नेता होगा जो 130-135 करोड़ की जनता के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा, और उसी में से नेता चुनेगा। ये कोई नई बात नहीं है। आप 1967 को देखिए, कहा जाता था कि कांग्रेस के विकल्प कोई नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति आई, डॉक्टर लोहिया और उस समय के जनसंघ सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को परास्त किया। ठीक है, लंबी चली, 1977 में फिर हुआ, 1989 में हुआ ब्रिटिश के यहाँ। तो ये कहना कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, मतलब क्या कर रहा है? एक भी काम उन्होंने कहा है, कहते थे कि हम चाय बेचने आए हैं, देश को बेच दिया, सारा कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया, कुछ बचा है? मीडिया तक आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। आपकी कलम जो है उसमें ताकत अब बची है, उस ताकत इसलिए नहीं बची कि उसकी स्याही जो है, उसका नींव जो है वो दूसरे के हाथ में है। आप चाह करके भी आप नहीं कुछ कर सकते। अगर बहुत कुछ कीजिएगा तो रवीश कुमार बन करके निकलना पड़ेगा, आपको पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी की तरह निकलना पड़ेगा, या विशाल शर्मा की तरह निकलना पड़ेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।